हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षितिज का गद्य का सेकंड चैप्टर लहसा की ओर पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। लहसा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने ये यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की। इस पाठ में उन्होंने लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। अब देखेंगे लहसा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। मतलब जो लेखक की यात्राएं शामिल थी उसमें उनकी प्रथम यात्रा कौन सी थी? तिब्बत की यात्रा। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ता ये यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने ये यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। मतलब पहले भारतीयों को तिब्बत यात्रा नहीं करने दी जाती थी, इसलिए लेखक ने कौन से वेश में? भिखमंगे के वेश में यात्रा प्रारंभ की। इस पाठ में उन्होंने लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का क्या होता है? कठिन रास्ते का रोचक वर्णन किया है। मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से दुर्गम रास्ते मतलब बहुत ही कठिन रास्तों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती है। मतलब तिब्बती समाज कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पीन कैसा है, इसके बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं आगे बढ़ने। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरीकलिउड पोर्ट का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। ये व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता यानी व्यापार के लिए जाने वाली वस्तुएं, और सैनिक रास्ता मतलब सैनिक को वहाँ पर जाने के लिए सुविधा दी जाती थी। सैनिक वहाँ से जाएंगे और कहाँ उन्हें तैनात किया जाता है, ये रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हैं। मतलब जगह जगह क्या बने हैं? पुलिस की चौकियाँ, मतलब जहाँ पर पुलिस ठहरती है, और साथ ही साथ किले बने हैं जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। मतलब जाते जाते उन्होंने कहाँ पर रुके थे? एक परित्यक्त किले पे रुके थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ़ें भी थी। मतलब तिब्बत में जो यात्रियों के लिए कुछ बातों के बारे में बताया गया है। मतलब कुछ कठिनाइयाँ भरी बातें और कुछ कैसी बातें थी? अच्छी बातें थी। यहाँ जाति पाति छुआछूत पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। मतलब जाति पाति के से कोई छुआछूत की भावनाएं, जाति पाति मतलब धर्म भेद की भावनाएं नहीं रखी जाती थी। और साथ ही साथ छुआछूत मतलब जैसे निम्न जाति के लोग या उच्च जाति के लोग, वर्ग के लोग निम्न जाति को नहीं छुएंगे, या उनका आने नहीं दिया जाएगा, उनको सामने से नहीं गुजरने दिया जाएगा, या मंदिरों में जाने की सुविधा नहीं होगी। ये सारी भावनाएं तिब्बत समाज में नहीं थी। साथ ही साथ पर्दा प्रथा, जो महिलाओं का पर्दा प्रथा होता है, वो भी नहीं था। लोग अपने घरों को खुला रखते थे। यहाँ की बहुत ये बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थी। मतलब जो तिब्बत समाज की जो बहुएं थी या सासें थी, जो अनजान यात्री आते थे तो उनको चाय बनाकर दे दिया करती थी। मतलब किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती थी। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते थे। मतलब यात्रियों को ये रहता था कि ये चाय में कुछ दूध में पानी ज़्यादा मिला देंगे, या चाय अजीब सी बनाएंगे, कैसी बनाएंगे। अगर यात्रियों को कोई संदेह होता था तो वह अपने हाथों से भी चाय बना सकते थे। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। राहदारी मांगने वाले, राहदारी का अर्थ क्या होता है? जो सड़कों का जो टैक्स होता है उसे राहदारी कहते हैं। वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। धोरला के आखिरी गांव में उसे मित्र समिति के जान पहचान के लोग मिले।
इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। मतलब जान आपने ये देखा होगा कि अगर हमें कोई जान पहचान का व्यक्ति मिल जाता है तो हमारी सुविधा और अच्छी हो जाती है। उसी तरीके से लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। किस कारण से? उनके मित्र सुमिति के जान पहचान के कारण से लेखक को एक अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में, भद्र यात्री यानी अच्छे वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। मतलब उल्टा देखिए, अगर अच्छे वेश में लेखक वहाँ गया था तो उसे अच्छी रहने की व्यवस्था नहीं मिली थी, उसे एक निर्धन यानी गरीब व्यक्ति के घर के झोपड़े में रहना पड़ा था। अब लेखक को सबसे विकट डांडा धौला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह है। इनके आसपास कोई गांव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते थे। मतलब इतनी भयानक डांडा जो जगह थी वो इतनी भयानकता थी कि वहाँ पर कहीं आसपास कोई गांव नहीं था, कोई व्यक्ति रहता नहीं था। तो मतलब आसपास काफ़ी जंगल, नदियाँ थी, इसलिए थोड़ी डरावनी जगह थी। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता था। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी हो तो नहीं मिलता है। मतलब वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए तो वहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी और साथ ही साथ कोई मतलब गवाह भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि आने जाने वाले लोग बहुत इक्का दुक्का जाते थे। ये डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमियों को पहले मारते फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। मतलब वहाँ तिब्बती क्षेत्र के डांडे जिले में किसी प्रकार की कोई हथियार की बंदिश नहीं थी। वो हथियार लेकर घूमते थे और वहाँ पर अगर ये जगह डाकुओं के लिए काफ़ी सुविधाजनक थी। वो किसी भी मतलब बेहिचक होकर लोगों को मारते फिर लूट करते और इस गवाह के रूप में कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहता था। लेखक और उसके साथी भीख मंगे के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। मतलब यहाँ देखिए, लेखक को डर की वजह से उन्होंने भीख मंगी को वेश धारण कर लिया था और जैसे डर लगता तो भीख मांगना शुरू कर देते थे। मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण सामान इतना ले जाना बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने 2 घोड़े कर लिए थे। दोपहर तक वे डांडे पर पहुँचे जो 17-18 फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। मनोरम का मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण था। दोनों ओर पहाड़ थे, इनमें कुछ पर बर्फ़ थी तथा कुछ पर ना बर्फ़ थी ना हरियाली थी। मतलब इतना मनोरम था तो जो दिल को छू ले रहा था। हरियाली थी और कहीं पहाड़ों पे बर्फ़ से ढके थे, तो कुछ पर ना तो हरियाली थी और ना बर्फ़ थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े या झाड़ियों से सजाया गया था। लेखक को अब उत्तराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लड़कोट पहुंचा। वहाँ उसका जानकर सुमिति प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लड़कोट में वह अच्छी जगह रुका। वहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब यहाँ पर देखिए, जो लेखक का घोड़ा था बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गया था और धीरे धीरे चलने के कारण वो गलत रास्ते में भटक गए थे और जिसके कारण जो उसका दोस्त सुमिति था वो जल्दी पहुंच गया था और गुस्से के कारण वो तमतमाया हुआ खड़ा था। लेकिन जब लेखक ने अपने बारे में सब बताया कि किस कारण से वो पिछड़ गया था और किस कारण से देर हो गया था, तो इससे सुमिति का गुस्सा ठंडा हो गया। लेखक और उसके साथी जब अब त्रिड़ी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे ये मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी दौरान में त्रिड़ी समाधि गिरी है।
यहाँ भी सुमिति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। अब यहाँ पर लेखक और उसके साथी अब त्रिड़ी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे। त्रिड़ी एक जगह का नाम है जहाँ पर विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ थे, जिसे मैदान टापू जैसा दिख रहा था। टापू जैसा मतलब जैसे कहते हैं ना पानी के किनारे का रास्ता, टापू जहाँ पर लोग मतलब ठहरते हैं। तो बीच में मैदान और आसपास पहाड़, तो ऐसा लग रहा था वो टापू सा। इसी मैदान में त्रिड़ी समाधि गिरी है। ये भी सुमिति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू करते थे। गंडे का अर्थ क्या होता है? ताबीज। अब जैसे ताबीज जो लाए थे वो ख़त्म होने पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाल कपड़े पर ताबीज बनाकर दे देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया यानी भार वाहक ना मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें करने के लिए लेखक ने सुमिति को मना किया था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चलने में गर्मी लग रही थी। सुमिति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देख रेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शंकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन कितना था? 15-15 सेर था। सुमिति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिड़री गांव वहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और बिच्छू नमस्ते से विदा लेकर चल पड़ा। ये था हमारा लैसा की और क्षितिज के गद्य भाग का 2nd चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।